देखो, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन मतलब कि मार्जिनलाइजेशन क्या था, मैंने आप लोग को समझा ही दिया था। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन का मतलब है कि समाज से किसी वर्ग को या किसी भी ग्रुप को अपने से बाहर निकाल के रखना, चीजों से उसको डिप्राइव करके वंचित बनाए रखना। वंचित का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि किसी भी आदमी को आज की डेट में अगर वो आप हो यहाँ पे आके पढ़ने का अधिकार, किसी भी स्कूल में जाओगे तो ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस कास्ट के हो, किस धर्म के हो, आप गरीब हो, अमीर हो, क्या हो, आपका एडमिशन होगा। तो ये चीज तो खत्म हो गई है ना, समाज से धीरे धीरे तो खत्म ही हो रही है, नहीं भी हुई है। तो ये हुआ कैसे, ये भेदभाव आखिर में समाप्त कैसे हुआ? इसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बनाया उसमें क्या क्या इंतजाम किए? क्या लोगों ने भी इसके लिए लड़ाइयां लड़ी? हमारे आजादी की लड़ाई जब हो रही थी, आजादी जब हमें मिली, उस समय भी क्या इसे कास्ट सिस्टम को या मार्जिनलाइजेशन के खिलाफ कोई आवाज उठाई गई? आदिवासियों के साथ सदियों से जो ये शोषण का व्यवहार किया जा रहा है, क्या उनके लिए उन्होंने भी कोई लड़ाई लड़ी, कुछ हुआ ऐसा? ठीक है, यही पूरा चैप्टर के अंदर। देखिए, इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में क्या लिखा है उसको? मौलिक, पूरा बोलो ना, मौलिक अधिकार क्या? हाँ। देखो, आपको मैंने पता नहीं कितने करोड़ों बार कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो बताएंगे। तो 8 क्लास में कौन बच्चा बताएगा कि फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में होता है? सोचिए। मैथ में केवल 3 बुक से कर लेने से आप जिंदगी में कुछ बड़े आदमी नहीं बनने वाले, याद रखिएगा। आप पॉलिटी में टॉप हो कि नहीं, मैथ में टॉप हो कि नहीं, इंग्लिश, आप किसी भी सब्जेक्ट में बोर होने लगेगा तब तो मर गए आप, होगी पढ़ाई आपकी। यहां बोर होने का मतलब है कि आगे आप लुढ़केंगे और अच्छे वाले लुढ़केंगे। भाई किसी को याद है 9th क्लास भी, 10th क्लास भी, शिवा, फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में दिए जाते हैं, बताया था ना? याद नहीं? नहीं, आपको क्यों बताएंगे, आप तो दुश्मन हो हमारे। ठीक, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स मैंने कितनी बार आपको बताया। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, सॉरी संविधान जब बना हमारा, तो उसमें सबसे अधिक इसी बात पे जोर दिया गया कि जो हजारों साल से दबाए जा रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है, ठीक है, उनकी कास्ट के कारण, उनके धर्म के कारण, या उनकी आर्थिक स्थिति या गरीबी के कारण, इस चीज को बिल्कुल समाप्त किया जाएगा कानूनी रूप से। और उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा जो हथियार बनाया और जो हथियार हमको दिया गया है, उसको कहते हैं फंडामेंटल राइट, या हिंदी में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में आर्टिकल, हिंदी में आर्टिकल और सॉरी इंग्लिश में आर्टिकल और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। तो आर्टिकल 12, 13 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब ये बताता है, डिफाइन करता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। आर्टिकल 14 ये कहता है फंडामेंटल राइट्स, अच्छा ये बताना है, हाँ ठीक है सर। फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का मतलब ये हुआ कि आपका अगर इस देश में, इस धरती पे जन्म हुआ है, अगर आप भारत के नागरिक हो, तो जिस दिन आपका जन्म हो गया उसी दिन आपको सारे मौलिक अधिकार मिले। मौलिक अधिकार मतलब कि मेन राइट, जन्म से मिलने वाला अधिकार। ठीक है, अब मान लो कि डीएम साहब की गाड़ी पे बैठने का अधिकार किसी सड़क चलते आदमी को तो नहीं मिल सकता है ना, या मौत की सजा पाने का अधिकार आपको थोड़ी मिल जाएगा कि बाबूजी मेरे को मौत की सजा दे दो, ऐसे थोड़ी, कुछ ऐसा कांड करोगे तभी तो मौत की सजा मिलेगी, है कि नहीं?
लेकिन फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार वो होता है कि आप जन्म लिए हैं इस देश में तो आपको वो अधिकार मिल गया, आपको चिंता की कोई बात नहीं, सब वो राइट मिलेगा। इसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 18 भी ले लो, इसमें 14 से लेकर के 18 तक 4 आर्टिकल कभी मत भूलिएगा, ये पूरा चैप्टर उसी 4 आर्टिकल के ऊपर है। आर्टिकल 14 ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 14 14 जो आर्टिकल आप चाहते, हाँ 14 to 18। तो ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के खिलाफ जो भी सरकार को अधिकार मिलता है उसके बारे में बात है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजर में या कानून के सामने सभी लोग बिल्कुल बराबर है, ठीक है। कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है, रिलीजन का है, कौन कम उम्र का है, कौन ज्यादा उम्र का है, ठीक है, कोई गरीब है अमीर है, सब लोग बराबर है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक मैं लीगल मैटर आपको बता दूं कि जो इनसेंट होते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको कानून की सजा में कुछ ना कुछ रियायत दी जाती है, ठीक है। और जो उन्हीं की केवल बात होती है, लेकिन कानून के सामने सब लोग बराबर है। अब लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति साहब ने, अगर आपने देखा है कि उन्होंने मर्डर किया है तो आप थाने में जाके उनका एफआईआर कर देंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल भी होता है। कुछ लोगों को स्पेशल राइट मिलते हैं, नहीं तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। कोई भी आदमी राष्ट्रपति के खिलाफ इसी तरह झूठ मूठ का केस बना देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने देखा कि हाई कोर्ट का जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, आपको उसके खिलाफ कोई शिकायत, तो आप सीधे एफआईआर थाने में नहीं कर सकते, ठीक है। अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या प्रधानमंत्री या जो भी, इन तरह के लोगों के लिए अलग तरह का उपाय होता है, जो भी आप लोग को मैं नहीं समझाऊंगा। लेकिन नॉर्मली आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। उसके उनके लिए इम्पीचमेंट मोशन होता है, जिसको कि महाभियोग कहा जाता है। आर्टिकल 60 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के डेट में 418 के करीब आर्टिकल हो गए, 395 शुरू से थे, हम लोग उतना ही जानते हैं, आगे का कोई भी इस तरह आता है उसको मतलब नहीं। तो आर्टिकल 60 या 61 ये कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, मतलब संविधान में जैसा जैसा उसको अधिकार या काम दिया गया है उससे हटके काम कर रहा है, ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा में, अपर हाउस या लोअर हाउस, जानते हैं ना पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा होती है, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक में भी 2/3 मेजोरिटी के साथ उसको हटाने का एक प्रपोजल लाया जाएगा। मतलब सारे सांसद लोग राज्यसभा के हों या लोकसभा, पहले एक हाउस का, वो लोग वोटिंग करेंगे कि हाँ हम लोग ये प्रस्ताव रखते हैं, प्रपोजल रखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाया जाए। यहां पर ये जब पास हो जाए, सब लोग वोटिंग कर देंगे कि हाँ हम लोग तैयार हैं इनको हटाया जाए, तो अगर लोकसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा में चला जाएगा, अगर राज्यसभा में आया था पास हो गया था तो लोकसभा में। जब दोनों हाउस से ये पूरा का पूरा प्रपोजल पास हो जाएगा, जिस दिन पास हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रपति जी को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक बात ये तो था राष्ट्रपति का, लेकिन अगर जी उसी की बात कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज उसको हटाना हो, तुम जा सकते, जाना है तो उनके लिए भी यही प्रोविजन है। और वो प्रोविजन क्या है कि लोकसभा या राज्यसभा में इसी तरह का क्या कहते हैं पहले लाया जाएगा, वोटिंग होगी, और क्या बता देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं पर भी ऐसा मामला आता है, ठीक है, आप कंप्लेन करते हो, आप कोर्ट में ही बेशक भेजते हो या अपने क्या कहते हैं थाने में भी बोलते हो, ऐसा कोई मामला उठता है किसी भी चीज का, तो ये पुलिस उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेती। इस चीज का जो प्रधानमंत्री है या जो पार्लियामेंट जो चलाने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट में जिनको भी
वहां पे दिया जाता है। जैसे पार्लियामेंट में आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, स्पीकर भी होते हैं, उनके पास ही जाता है और वहां पर वोटिंग कराई जाती है। चिली इधर इधर आएगा तभी बता। देख कुछ भी नहीं बेटा, उसके पास लड्डू राइट है, मैं बता रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं। देखूंगा मैं, कल बताऊं। देखिए हाँ, तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अगर उसके पोस्ट से हटाना है तो यही प्रोसीजर होता है, वोटिंग होती है। लेकिन इसमें क्या है, ये वोटिंग होने के बाद दोनों हाउसेज में वोटिंग हो गई, किस आदमी को हटाना है, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा ये प्रपोजल, और उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने के साथ ही वो जो भी आदमी है उसको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। वेरीफाई ही करते हैं, जैसे साइन करने के लिए, उसके साइन होते ही फिर ये हट जाएगा। लेकिन पहले कागज जाएगा और क्या जाएगा, आदमी थोड़ी जाएगा बेटे। प्रपोजल जो पास बिल होता है, एक तरह का प्रपोजल जो होता है ना, उसको भेजने के बाद उसमें साइन होगा, राष्ट्रपति का हट जाएंगे। हाँ, और जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज इस चीज में या इम्पीचमेंट मोशन में दोषी पाए जाते हैं और राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, डिसमिस हो जाते हैं, उसके बाद पुलिस केस करके एफआईआर करके सिंपल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जब तक उनको उस पोस्ट से हटाया नहीं जाएगा तब तक आप केस का नॉर्मल प्रोसीजर नहीं चल सकता। अच्छा, केस से मतलब उनके पोस्ट से हटाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं ना बेटे कि जैसे हाथ पकड़ के हटा दोगे, वो तो तरीका है ना। अच्छा सर, अगर कोई लोकसभा में, राज्यसभा में कोई भी आदमी साइन ना करे तो फिर पास नहीं होगा। बिल्कुल, वो आदमी दोषी नहीं माना जाएगा, वो इसी तरह एकदम कति गेड़ी मारता चलेगा, चल रही रहे। 2 या 3 बार इस तरह इम्पीचमेंट मोशन आया भी है किसी। हाँ बेटे, इम्पीचमेंट मोशन मतलब कि उसको महाभियोग कहा जाता है। उसमें ये होता है कि कभी भी जो क्या कहते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हमारे भारत में केवल जजों के लिए और राष्ट्रपति के लिए, बस इन्हीं के लिए इम्पीचमेंट मोशन का प्रावधान है। दो माने महाभियोग, माने कि दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में। हाँ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए जज, हाँ जज और प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट मोशन कहलाता है और किसी के लिए नहीं। इम्पीचमेंट मोशन का मतलब है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में फुल मेजोरिटी के साथ प्रोसेस को ही इम्पीचमेंट मोशन। प्रोटोकॉल मतलब विशेषाधिकार, यही तो प्रोटोकॉल था ना, कि कोई भी आदमी ना थानेदार जाके नहीं प्रधानमंत्री को क्या कहते बांध के ले आए जी। हाँ, राष्ट्रपति की बात करेंगे। देखो अभी महाभियोग तो बेटे किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ लगा नहीं, ठीक है। और रामास्वामी करके एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ सबसे, हाँ एकमात्र उनके खिलाफ लगा था। उसके बाद अगर आप इनकी बात करो, क्या नाम है सर, ये पूरा हो गया था ये मोशन? नहीं, पास नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया था। और उसके बाद हाई कोर्ट के भी जज थे, 1-2 जज थे, उनके खिलाफ भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो भी पास नहीं हो पाया। वो नहीं नहीं नहीं, कोई भी आज तक नहीं। तो आर्टिकल 14 क्या है, कानून की नजर में सामने सब लोग बराबर है। बेटे ऐसा तो नहीं कि सब कुछ पढ़ गए आप लोग, रेस्ट। अच्छा सुन रहे हैं, को बात सुनो, ठीक। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन आर्टिकल है वो आर्टिकल 17, 17, 15 और 16 है। मैंने 14 समझा दिया क्या था, मैंने इतना जो गाना गाया है ना वो गाना दूर का है। मतलब आर्टिकल 14 बस ये कहता है कि कानून की नजर में सारे लोग बराबर। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15वां बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 15 ये कहता है सर, जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, इस पे अगर किसी जैसे कई होते हैं, नाम याद आ रहा, मतलब जो कॉलेजेस होते हैं, प्रोफेसर लोग होते हैं, हाँ कॉलेजेस में जो होते हैं वो पेपर जो रखते हैं सर जी, वो उनके अगर घूस वगैरह लेने में पकड़े गए
बेटा तो जेल की सजा है उनका जो भी। हम सस्ती तक कर सकते हैं। हाँ तो राष्ट्रपति, बेटे राष्ट्रपति और उन सबों को छोड़कर किसी का नहीं है। यहाँ जो ये नेताजी घूमते हैं ना, मतलब यहाँ बैठे हैं तो उस साइड चली जाती, इतने बड़े बड़े नेताजी, कभी धर के ले जाए पुलिस, क्यों ना लेके जाएगी? मतलब आम आदमी कंप्लेंट। हाँ बिल्कुल, आप आम आदमी नहीं हो, आप इस देश के भाग्य विधाता हो, आपके वोट से मोदी जी बने हैं। आम आदमी तो कहना ही गलत शब्द है ना, आम आदमी नहीं। प्रधानमंत्री का पूछेंगे तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको बताऊं, आपके टीचर भी है ना, प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाता है नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री को आप कहीं केस करके, कहीं कोर्ट में कुछ करके इस तरह से आप नहीं हटा सकते। उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जाता है। अपोजिशन लीडर लोग लेके आते हैं, जो विपक्ष के, जैसे मान लो कि बीजेपी की सरकार है, एक से मेरे को क्लियर कर दो पहले, बीच में नहीं। अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की पार्टी को छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं वो अपोजिशन हो गई एक तरह से। उन पार्टियों ने मिलकर के कहा कि ये जो राष्ट्रपति यहाँ, ये प्रधानमंत्री जो दिख रहा है, इसको जनता का विश्वास प्राप्त नहीं। मतलब मैं समझाता हूँ, पूरे लोकसभा में, सॉरी पूरे पार्लियामेंट में, लोकसभा क्या और राज्यसभा का मिला के 545 सीटों होता है, ठीक है, कि लोकसभा में 545 सीट होता है। तो अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि वोटिंग करा लो, 50% मेजोरिटी या 50% जो भी एमपी लोग हैं वो लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अगर बीच में ऐसा प्रस्ताव लाया जाए तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सोचेंगे कि हाँ ऐसी स्थिति है, तो वो वोटिंग कराएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। और सब लोगों ने वोटिंग की, और उस वोटिंग में अगर सारे एमपी लोगों ने इनके खिलाफ नहीं किया तो कुछ भी नहीं, फिर वो बने रहेंगे। उनको हटाने का राइट जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री चुना है वही हटा सकता है, और नहीं तो आपने नहीं चुना है, आपने अपने इलाके के केवल एमपी को चुना है। आपका इलाका का एमपी जो है, ले मेरी बात सुनिए आप, मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। पॉलिटी में मजा नहीं आ रहा, तब आ रहा है ना मजा, तो मास्टर ऐसा होगा तब तो। देखो गुस्से में आ गई, मुझे नहीं आ रहा तुमको इसमें, गुड नाइस। ये इतना एक्शन में का है, तुमने सस्पेंस बनाया। सर देखो ये गलत बात है, ये गलत बात है सर, कर दो ना। नहीं हो सकता, निकलने के लिए कर सकते हैं, दोबारा आइएगा और कर ले बेटे, मैं भी चेक करूंगा थोड़ी देर। देखिए मैं समझा क्या रहा था, भूल गया। हाँ देखिए, आपने अभी आपने क्या किया है, जा सकते हैं सब क्लास जाइए। दिलीप तो रुकना, हेलो हेलो, दिलीप को भेज रहे हैं। दिलीप एक बार बेटे बैग ही रहने, एक बार घर से आ जाएगा बेटा। हाँ अरे गुड, पूरा नंबर आना चाहिए ना कि सीट में दूसरा टॉप कर गया तो हम बैठे रह जाए। घर जा भाई, पैक कर तू पहले अपना। यहीं बैठिए। हम लोग जो जनता है, हम लोगों के पास केवल एक ही अधिकार होता है कि अपने एमपी या एमएलए को चुन ले, विधायक या सांसद मुट्टू को चुन ले, लेकिन पूरा अच्छे से हंस ले, क्या ऑक्सीजन भी ना जा रहा है ना बाहर, कुछ आ रहा है अंदर, अच्छे से हंस, हंसना भी नहीं आता बताओ, ले मुंडी पे मरी मुंह खुल जाएगा इसका, देख ये है हंसी। किसको, किसने क्या कर दिया, तूने क्या किया, एक गलती तो की ना, आज फीस लानी थी तुझे, अभी जाके लाएगा तू क्लास खत्म, देखो
तो हम लोगों को क्या अधिकार होता है कि हम लोग अपने केवल एमएलए एमपी को चुन सकते हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा अधिकार नहीं, या कोई भी हमको ऐसा कानूनी अधिकार नहीं मिला है कि हम अपने बैठो, वहीं बैठो, दूरी बना के। एमपी या एमएलए को चुन सकते हैं, लेकिन कोई राइट नहीं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को चुन ले। ये हमारे पास कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं होता। हम लोग केवल ये कर सकते हैं कि अपने एमपी पे दबाव बना सकते हैं कि आप आगे जाके किस आदमी को चुने। क्या हुआ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 बच्चे ट्यूशन में कम होंगे इंस्टीट्यूट छोड़ने वाले? क्योंकि ये पाइप उठाएंगे और मारना स्टार्ट करेंगे, सारी हंसी बंद। पता है ना मेरा दिमाग का, देख लिए अगली बार पता चल जाएगा। तो हमारे जो भी एमएलए एमपी लोग होते हैं वही लोग चुनेंगे, ये हम लोगों के पास राइट नहीं होता। आप केवल वोटिंग अपने इलाके के एमएलए एमपी के लिए करते हैं, ठीक है? अरे तुम मेरी बात तो सुनो बेटे, तुम ही जब बोल दोगी तो मेरे से पूछ क्यों रही? आप पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। आप शांति से बैठे रहिए, आपका डाउट नहीं क्लियर होगा तब बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको केवल ये, आपके पास केवल एक वोट है। अगर राज्य की सरकार की या स्टेट का कोई इलेक्शन होगा तो आप एमएलए को के लिए दे सकते हो, और अगर पूरा लोकसभा का चुनाव है तो आप उसके लिए दे सकते हो, मतलब कि एक सांसद के लिए दे सकते हो। आगे जाके वो किसको चुनते हैं या क्या चुनते हैं वो उनका अपना मैटर है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, अरे ये प्रधानमंत्री को चुनने के लिए वो देते हैं और सीएम को देते हैं। हाँ, मम्मी से पूछा कोई नहीं पता। हाँ बोल बेटा। बोलते हैं ना कि ये पीएम के लिए वोटिंग हो रही है। एक बात बताऊं सर आपको? बोलिए। मैंने शायद यही नहीं तो वो है ही नहीं ना, मैं वही बता भी रहा हूं। मैंने तो वही बात ही खत्म कर दी। अब मैं आपको बताता हूं, मेरी बात सुनो। आपने मोदी के नाम पे वोट दिया है ना, लेकिन आगे जाके बीजेपी अगर है ना अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो जनता कुछ नहीं कर सकती। 5 साल के बाद ही आप कुछ करोगे, अगली बार बेशक वोट मत देना। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ जी, ये आर्गुमेंट मत करिए, मैं जो आपको बात समझा रहा हूं। लीगल मैटर ये है कि आप केवल एक एमएलए या एमपी के लिए वोट कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर या सीएम को आप नहीं चुन सकते, क्योंकि ये माना जाता है हर आदमी अपने अपने मन से अगर प्राइम मिनिस्टर और सीएम चुनने लगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी ना। इसीलिए तो मान लो कि 250 सीट है, अगर मान लीजिए कि राज्यों में, या मान लीजिए पूरे देश में 545, तो 545 माना जाता है कि एक आदमी 10-10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। 10 लाख लोग जो बोलना चाहते हैं। अब आप अपने एमपी के पास, एमएलए के पास जाओ, आपकी जितनी भी ग्रीवांसेज हैं, जो शिकायतें, आप उनसे बोलिए, है ना, वो लेकर के आगे जाके पार्लियामेंट में। सिस्टम तो ऐसा ही है, ठीक है? आपकी वोटिंग से केवल वो एमएलए एमपी चुने जाते हैं आपके इलाके के। तो मैं कहाँ कर रहा हूँ कि नहीं करते? पागल है यार क्या? प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है तो तू बताएगी ना। एमपी बनता है। 545 में से एक कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है ना, जिसको कि उस 545 में से 50 से ज्यादा परसेंट या 50% तक भी लोग वोट करते हैं एमपी लोग, हाँ भाई यही आदमी हमारे बीच में से प्रधानमंत्री रहना चाहिए। उस समय से तो मैं खिचड़ी बना रहा था। हम लोग नहीं, हम लोग केवल एक एमएलए चुनते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। हाँ समझ रहे हैं ना, तो वही तो कह रही हूं, वो बीजेपी का हो चाहे किसी भी पार्टी का, पार्टी मैटर नहीं करता। तो नाम तो देंगे ना, आप किसको देख के वोट करोगे जी? आप चुन नहीं सकते। वही हम दे रहे ना। आपने जैसे चुन लिया, इलेक्शन के काउंटिंग के रिजल्ट आ गए, ठीक है, काउंटिंग के रिजल्ट आने के बाद जितने भी एमपी और एमएलए लोग होते हैं, जैसे मान लो अगर राज्य की बात है तो सारे एमएलए लोग का एक बार क्या कहते हैं, फर्स्ट सेशन बुलाया जाता है विधानसभा। वहां पे सब लोग हाथ उठा के वोटिंग करेंगे, जैसे ही मैटर होता है। जैसे ही 50 से ज्यादा % जिस आदमी को मिल जाएगा, केजरीवाल को मिला तो वो बन जाएगा, अगर बीजेपी वाले को मिल गया तो बीजेपी वाले बन जाएगा। अगर बीजेपी में से कौन है सर? दिल्ली में तो 3-4 सीट मिली बीजेपी को, तो कुछ नहीं है।
दिल्ली में बीजेपी में कौन सा आदमी है सर, नाम बताओ उसका। तुमको नहीं पता? दिल्ली की पूछ, दिल्ली की या किसकी? हाँ हंसराज, यहाँ का हंसराज सांसद है ना। और राज्य में तो आपको पता है एमएलए बनाएंगे ना, केजरीवाल सांसद से तो नहीं बना, एमएलए से बना, आपको पता ही होगा, एमएलए का चुनाव होता है। केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है सर। हाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी। इतना इस सरकारी स्कूल का फायदा उठा रहे हैं, बता आपको पता वो तो सर पता है मेरे को, चीफ मिनिस्टर किसको नहीं पता। आपने कहा एमएलए, केजरीवाल एक एमएलए ही तो हैं जिनको एमएलए का सपोर्ट मिलने से चीफ मिनिस्टर बन गया। ये तो पता ही होगा आपको, इतना छोटी सी बात नहीं जानते हैं। तो बस ये है कि पाइप खाइए और ज्ञान बढ़ाइए। पाइप से अगर ज्ञान बढ़ जाता सर तो सारी पाइप ला ले, बीच बीच में खाना चाहिए। क्यों पर से तेज लगता है हो नहीं सर, वो में चपाई जाएगा साथ 3-4 चल कल किसका किसका बाकी था? हैंड उठाएगा। श्रद्धा का बाकी था, तुम्हारा बाकी था, आपका बाकी है, आपका ही बाकी है, उदित का ही बाकी है, ठीक है। और अगर मानसू का भी बाकी है, और वो अगर बूढ़ी आएगी वो बहन, तबीयत खराब उसकी, बेटे एक बार बहादुरगढ़ घूमी आओ आप लोग, फिर तो है ना। गुड़िया कहती है कि जैसे बहादुरगढ़ का बॉर्डर हम लोग क्रॉस करते हैं तबीयत ठीक हो जाती है, एक बार घूमी आओ। क्या खर्चा लगना है, एक बार बस गाड़ी पापा बैठे घुमा के ले आएंगे, बस हो गया काम खत्म। अच्छा तो पहले सुबह सुबह पापा को कह दो ना कि क्या घुमा के ले आए।